हेलो, तो कैसे हैं। आज फिर मैं आप लोग के साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूं और आज का जो टॉपिक होगा संसद की समितियां भाग 2 लेकर के आया हूं। और इस भाग से जो भी बनने वाले इस चैप्टर से प्रश्न होंगे आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। और आगामी आने वाले जो भी परीक्षाएं होंगी, एक दिवसीय परीक्षाएं, उससे बहुत ही आप लोग को मदद होगी। तो आज का पहला प्रश्न होगा। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। तो मैं बता दूं कि यह है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के बारे में मैं जब चर्चा करूं तो लोक लेखा समिति है ना, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या है ना, सदस्यों की संख्या 30 सदस्यों की संख्या 30 होती है ना, 30 होती है, जो कि है ना, जो कि लोकसभा से होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। और ये जो समितियां होती है या राजस्वों का अनुदान की मांग करती है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का प्रशिक्षण करती है। तो मैंने बताया होगा इससे पिछले वाले वीडियो में कि है ना, लोक लेखा समिति की जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ना, जो सीएजी होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए विवरण को जांच करती है और जांच करके राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और राष्ट्रपति वित्त मंत्री को सौंपते हैं और वित्त मंत्री के द्वारा है ना, वित्त मंत्री के द्वारा पटल पे लाई जाती है। तो मैं बता दूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का प्रशिक्षण करती है लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कहने का मतलब है कि लोक लेखा समिति जो रिपोर्ट बनाती है ना, वह किसे सौंपती है, किसे जांच के लिए सौंपी जाती है। तो मैं बता दूं ये है आपका है ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और है ना मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो मैं बता दूं है ना, यह बताया जाए तो लोक लेखा समिति के प्रति यह एक गाइड का काम करता है, एक दार्शनिक की काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है। विषयगत समिति कहने का मतलब है कि संसद में है ना, संसद में जो भी विषय पे बात की जाए, संबंधित विषयों के चर्चा की जाए। कहने का मतलब है जो कृषि विभाग हो, वित्त विभाग हो या फिर परिवहन विभाग हो, है ना, ये सभी समिति जो होती है विषयगत समिति के रूप में काम करती है कि किसी भी विषय पे भारत में उस विषय से जुड़ी समस्याओं को संबंधित मंत्रियों के द्वारा उस क्षेत्र में उस समस्याओं का निदान किया जाता है। तो मैं बता दूं कि आपका कृषि संबंधी है ना, जो समस्याएं होंगी भारत में, देश में, जो कृषि समिति के द्वारा कार्य किए जाएंगे। पर्यावरण एवं वन समिति के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं होंगे है ना, निष्पादन किए जाएंगे। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, उपर्युक्त सभी। और ऑप्शन नंबर है ना डी आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के है ना 7 सदस्य होते हैं। तो मैंने बताया होगा कि लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जब चर्चा की जाए तो प्राक्कलन समिति में भी 15 सदस्य आपका लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तथा इसके अंतर्गत बता दें कि इसके अलावा है ना, इसके अलावा भी जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारी समितियां जैसे है कि उपक्रम समिति, भारत की उपक्रम समिति जो होती है ना,
पीयूटीसी पब्लिक यूनिट है ना जो होती है, पीयूटीसी में भी 30 सदस्य, सॉरी 22 सदस्य होते हैं। एक 15 लोकसभा से और 7 आपका राज्यसभा से। कहने का मतलब है कि भारत सरकार की जो समितियां होती है ना, भारत सरकार की समितियां, सरकारी उपक्रम समितियां में भी है ना आपका 22 सदस्य लिए जाते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपका राज्यसभा से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो मैं बता दूं कि सरकारी उपक्रम समिति हो, या तो लोक लेखा समिति हो, या तो प्राक्कलन समिति हो, इसमें कोई भी कैबिनेट स्तर की मंत्री या फिर उप कैबिनेट का मंत्री या राज्य प्रभार मंत्री भाग नहीं ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही है ना भाग लेते हैं। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है ना, ए बी और सी है ना, तीनों है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो मैं बता दूं कि लोकसभा है ना, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है लोकसभा के अनुशासन को बनाए रखना, प्रशासन को बनाए रखना है ना। कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना। वह लोकसभा समिति में जो है ना, लोकसभा की जो भी संसदीय समिति है उनमें से एक नियम समिति बनाई जाती है, और नियम समिति से के द्वारा ही है ना लोकसभा के सांसदों पे, लोकसभा के सदस्यों पे है ना बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। और इस नियम समिति के जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विधेयकों पर प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो, है ना, कितनी हो, है ना, कितनी तक हो सकती है? तो मैं बता दूं कि प्रवर समिति है ना, प्रवर समिति कहने का मतलब है जांच समिति, है ना। प्रवर समिति कहने का मतलब होता है जांच समिति। और प्रवर समिति लोकसभा में अलग प्रवर समिति बनाई जाती है और राज्यसभा में अलग प्रवर समिति बनाई जाती है। मान लिया जाए कोई वैसा घोटाला हो, जैसे भारत में एक बॉफोर्स घोटाला हुआ है ना, या फिर बहुत सारे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुए, जिसके लिए एक है ना ज्वाइंट कमीशन बनाया गया, जेपीसी का गठन किया गया, ज्वाइंट पब्लिक कमिटी का गठन किया गया। उसमें से है ना कहने का मतलब है कि यदि राज्यसभा है ना, यदि राज्यसभा की समस्या हो तो राज्यसभा की सदस्य प्रवर समिति में होंगे और वह संख्या 30 होती है। और लोकसभा की बात कही जाए, यदि लोकसभा में प्रवर समिति की जब गठन की जाए तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य और 30 सदस्य ही भाग लेते हैं। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो मैंने बताया होगा है ना कि कल SC/ST आयोग के समितियां की जब बात की जाए तो है ना उसमें भी 30 सदस्य है ना, 30 सदस्य भाग लेते हैं, 30 सदस्य भाग लेते हैं। 20 सदस्य आपका लोकसभा का और 10 सदस्य आपका राज्यसभा के भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के समितियों के सदस्य, है ना। देखिए मैं बता दूं कि संसद के कुछ कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिया गया है। बोला जाता है कि संसद की समितियों के सदस्य है ना राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। मैं बता दूं कि जो भी लोग संसद की जो समितियां हैं उसकी सदस्य की जो निर्वाचन की बात कही जाए तो सिंगल ट्रांसफरेबल, है ना, मैंने जब राष्ट्रपति बता रहा होगा तो मैंने उसमें बताया होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उस सदस्यों की चुनाव की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव मनोनीत किया जाता है या उसे चुना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। संसद में विभिन्न दल के नेता द्वारा नामांकित किए जाते हैं, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी गलत है। अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन
द्वारा अपने सदस्यों के माध्यम से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। मैंने अभी बताया कि जिस तरह से है ना राष्ट्रपति की वोटिंग की जाती है, राज्यसभा के सदस्यों की जो वोटिंग की जाती है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है ना, उसी प्रकार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो किया जाता है, उसी पद्धति के माध्यम से है ना संसद के समितियों के सदस्य का है ना चुनाव किए जाते हैं और वह लोकसभा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है। मैंने अभी बताया होगा कि संसद के समितियों का जो सदस्य का जो नियुक्ति की जाती है, किस तरह से की जाती है, उसकी निर्वाचन किस तरह से की जाती है। तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस पे हम चर्चा करेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि सदस्यों की केवल नियुक्ति होती है ना। अगला है सदस्यों का केवल चयन किया जाता है, सदस्यों को केवल नामित किया जाता है। लोकसभा है ना, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृति किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है ना, ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि राज्यसभा के सभापति, कहने का मतलब है जब कोई समितियां बनाई जाती है तो राज्यसभा के सदस्य है ना, राज्यसभा के जो सभापति हैं है ना, उनके द्वारा सदस्यों को नियुक्त की जाती है। कि यदि राज्यसभा में यदि आप परवर समिति की गठन करती है तो परवर समिति में राज्यसभा के सभापति का ही यह दायित्व बनता है कि कौन कौन से सदस्यों को लिया जाए, किन किन को लिया जाए। और यदि लोकसभा समितियों की बात कही जाए, अस्थायी समिति जैसे प्राक्कलन समिति हो या तो लोक लेखा समिति की बात कही जाए या सरकारी उपक्रम समिति की बात कही जाए, तो उसमें सदस्यों की जो प्रस्ताव तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लाया जाता है, लेकिन लोकसभा में जो अस्थायी समितियां हैं उसमें सदस्यों की जो नियुक्ति की जाएगी वह सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल के द्वारा किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है ना। देखिए कि संसदीय समितियों का गठन क्यों किया जाए। मैं बता दूं कि भारत के सांसद है ना, भारत के संसद के तहत अब अभी है ना लगभग 24 समितियां कार्य कर रही है। 24 समितियां, जो कि 16 समितियां लोकसभा के लिए कार्य कर रही है और 8 समितियां आपका राज्यसभा के लिए कार्य कर रही है। तो मैं बता दूं ये समितियां जो बनाई जाती है ना, जो 24 समितियां जो सांसद में बनाई गई है, तो सांसद के कार्यों में मदद करने के लिए है ना, जैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया हो या उपक्रम समिति के लिए हो या तो है ना वित्त विभाग के संबंधित मामले को यदि है ना जांच की समिति हो। कहने का मतलब है कि संसद में जो कार्य किए जाते हैं उसे क्या करना है ना, त्वरित करना है ना, उसे सहायता करना, तेजी से गति देना। तो है आपका विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, यह भी आपका करेक्ट है। तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, यह भी आपका करेक्ट है। संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक पर प्रशिक्षण करना, यह भी आपका सही है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त संसदीय है ना, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो मैं बता दूं संयुक्त संसदीय समिति कहने का मतलब है जेपीसी, जेपीसी है ना, मैं यहां लिख देता हूं जेपीसी है ना, जेपीसी, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट, ज्वाइंट है ना पार्लियामेंट कमिटी है ना, पार्लियामेंट कमिटी कहने का मतलब है इसमें है ना 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। जेपीसी का गठन कहने का मतलब है मान लिया किसी मामले ऐसा लगे लोकसभा या राज्यसभा विपक्ष के द्वारा या है ना विपक्ष के द्वारा ऐसा लगे कि कोई ना कोई मुद्दे पर घोटाला किया गया हो या तो भ्रष्टाचार की मामला हो, तो उसमें जेपीसी का गठन किया जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है और उसमें सदस्यों की संख्या 30 रखी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो मैं बता दूं, जब संयुक्त समिति का जब जांच समिति के जेपीसी का गठन किया जाएगा तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर यदि करेगी तो उसमें, है ना, उसमें मैं बता दूं कि 30 सदस्य आपके, है ना, 30 सदस्य, है ना, 30 सदस्य आपका लोकसभा से और 15 सदस्य आपका राज्यसभा से होंगे, 15 सदस्य आपका राज्यसभा से होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो मैंने बताया होगा कि लोकसभा के सदस्य, है ना, लोकसभा के सदस्य इनमें से लगभग 16 कमेटी में से 11 कमेटी के अध्यक्ष 13 कमेटी का जो अध्यक्ष होंगे, है ना, 13 कमेटी के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो मैंने अभी बताया कि संयुक्त प्रवर समिति की बात कही जाए, जेपीसी जांच समिति की संयुक्त प्रवर समिति लाया जाए, जैसे किसी मामले पे जांच लाया जाए, संयुक्त राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों की लाई जाए, तो मैंने बताया होगा कि 2:1 की रेशियो होता है, 2:1 का रेशियो होता है। कहने का मतलब है कि यदि आप लोकसभा से 30 सदस्य होंगे तो राज्यसभा से 15 सदस्य होंगे, तो टोटल मिला करके 45 सदस्य भाग लेंगे, 45 सदस्य भाग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो मैंने अभी बताया, देखिए ऑप्शन पकड़िए, क्या कहता है, है ना, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो मैंने संयुक्त प्रवर समिति की बात कही कि, है ना, जैसे लोकसभा हो, है ना, लोकसभा और राज्यसभा की बात कही जाए तो लोकसभा मैंने बताया होगा कि 2:1, 2:1। कहने का मतलब यहाँ जब 30 होंगे तो यहाँ क्या होंगे, 15 होंगे, है ना। वास्तविकता है कि 30 और 15 होंगे, 30 आपका लोकसभा से और 15 आपका राज्यसभा से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए समय का निर्धारण करती है। तो मैं बता दूं कि समय का जो निर्धारण करेगा कार्य सलाहकार समिति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, है ना, अंग नहीं है। तो मैं बता दूं कि देखिए, है ना, व्यय कहने का मतलब खर्च। देखिए लोक लेखा समिति, है ना, ये भी आपका अंग है। भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक भी है ना, प्राक्कलन समिति भी है आपका। सार्वजनिक उपक्रम समिति, देखिए सार्वजनिक उपक्रम समिति कहने का मतलब होता है कि भारत सरकार के अंडरटेकिंग जो भी है ना, कहने का मतलब है ना, कि जैसे रेल, सेल, वेल, है ना, आपका गेल और बहुत सारे कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, है ना, जो भी हैं, जो भारत सरकार के जो नियंत्रण में है, उसकी देखरेख, उस पे भ्रष्टाचार के मामला को देखरेख, या फिर उसमें घोटाला की देखरेख, या उसके विकास की देखरेख, है ना, सरकारी उपक्रम कमेटी के द्वारा किया जाता है, ना कि वह वित्तीय संबंधी से संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा, है ना, कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है। लोक लेखा समिति, चलिए लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, ठीक है, पहला, है ना। प्राक्कलन समिति, ये भी आपका दूसरा, है ना। मैंने अभी लोक उपक्रम समिति की बात मैंने चर्चा किया, है ना, कि ये जो भारत में जो भी अंडरटेकिंग कंपनियां, भारत सरकार की अंडरटेकिंग कंपनियां, उसके देखरेख किया जाए, उसके विकास कैसे किया जाए, है ना, उसके कार्य प्रणाली पे ध्यान कैसे दिया जाए, है ना, उस प्रकार की कार्य करती है सरकारी उपक्रम समितियां जो है। तो ऑप्शन नंबर, है ना, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, एक और तथा बी। तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त हुआ, और
कैसा लगे आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, यदि अच्छा लगे है ना तो सब्सक्राइब भी करें। और अगले दिन मैं अगले टॉपिक के साथ मैं जुड़ूंगा। धन्यवाद।